नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज एक रिपोर्ट देखेंगे हम टर्किश मीडिया से। नॉर्मली ऐसे रिपोर्ट हमने एक बार रशियन मीडिया में देखा था, जहां पर रशियन मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एंशिएंट इंडिया कितना ज़्यादा डेवलप्ड था और इवन ब्रह्मास्त्र का जो कॉन्सेप्ट था वो आज के प्रेजेंट डे न्यूक्लियर वेपन से भी कई ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जस्ट कुछ दिन पहले टर्किश मीडिया से इस बारे में एक रिपोर्ट आया है। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि टर्की जो कि हर चीज़ में इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है, वो हमारे इस एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन और हमारे इस एंशिएंट पावरफुल वेपन जो कि आज के न्यूक्लियर वेपन से कई ज़्यादा पावरफुल था, उसके बारे में क्या कहता है। अगर वो तारीफ कर रहा है तब तो टर्किश ऑडियंस की क्लियरली जलेगी, क्योंकि इंडिया की तरक्की और इंडिया की पॉजिटिव चीजें सुनकर हर टर्किश पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। तो चलिए देखते हैं कि टर्किश मीडिया ने कितना ऑनेस्टली इस न्यूज़ को कवर किया है, और अगर टर्किश मीडिया ने ऑनेस्टली इस न्यूज़ को कवर किया है तो उसको देखकर टर्किश लोगों का क्या रिएक्शन है वो देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे ये दो चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था डिड एन एंशिएंट न्यूक्लियर वॉर हैपन 5000 years ago? द मिस्ट्री ऑफ मोहेंजोदारो। Binlerce yıl önce Hindistan'ın kadim topraklarında हजारों साल पहले भारत की प्राचीन धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें हजारों सूर्यों की तरह चमकने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। आकाश दिन जैसा चमकने लगा, परछाइयां गायब हो गईं और आग ने पूरे शहरों को निगल लिया। लोगों के बाल और नाखून झड़ गए, खाना जहर बन गया और नदियां सूख गईं। लगभग 2500 साल पहले लिखे गए महाभारत और रामायण में इस युद्ध और उसके परिणामों का वर्णन मिलता है, जो आज के न्यूक्लियर वॉर से काफी हद तक मिलता जुलता लगता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के केंद्र में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के दो भव्य शहर थे। उनकी पत्थरों से बनी सड़कें, व्यवस्थित गलियां और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स उनकी सभ्यता की बुद्धिमत्ता को दर्शाती थीं। लेकिन एक दिन ये शहर अचानक और रहस्यमयी तरीके से इतिहास से गायब हो गए। आज की खुदाई में जहां कभी लगभग 35,000 लोग रहते थे, वहां केवल 43 कंकाल मिले हैं। इनमें से कई कंकाल जले हुए लगते हैं। पत्थर ऐसे दिखते हैं जैसे तेज गर्मी में पिघल गए हों, और कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार वहां असामान्य रूप से अधिक रेडिएशन के संकेत भी मिले हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या इन महाकाव्यों में बताया गया युद्ध सिर्फ एक कहानी था, या फिर सच में मानव इतिहास में कोई प्राचीन परमाणु आपदा हुई थी जिसे हम भूल चुके हैं? bir efsane miydi? Yoksa insanlığın unuttuğu antik bir nükleer felaket gerçekten yaşanmış mıydı? Hindistan'ın kadim geçmişinin kalbinde भारत के प्राचीन इतिहास के केंद्र में एक ऐसा समय जब माना जाता था कि देवता मनुष्यों के साथ चलते थे और दिव्य शक्तियां साम्राज्यों की किस्मत तय करती थीं। आज के समय का एक सबसे रहस्यमय और विवादित सवाल छिपा है। क्या प्राचीन भारत के पास परमाणु हथियार थे? ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन जब हम लगभग 2500 साल पहले संस्कृत में लिखे गए महाभारत के पन्ने खोलते हैं तो वहां दिए गए वर्णन चौंकाने वाले रूप से आधुनिक लगते हैं। इस महाकाव्य में ब्रह्मास्त्र नाम के एक हथियार और उसके द्वारा किए गए विनाश का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ये आज के परमाणु बम जैसा खतरनाक था और एक ही बार में पूरे शहर को राख बना सकता था। इसमें 1000 सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार रोशनी, जलाने वाली हवाएं, राख में बदल चुके शहर और बचने वालों को जहर देने वाले रेडिएशन जैसे प्रभावों का वर्णन है। एक अन्य हिस्से में एक ऐसे अस्त्र का उल्लेख मिलता है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी और आग व धुएं का एक स्तंभ आसमान में उठता था जो 10,000 सूर्यों जितना चमकीला था। ये विस्तृत और बार बार आने वाले वर्णन सिर्फ महाभारत में ही नहीं बल्कि एक अन्य प्राचीन ग्रंथ रामायण में भी मिलते हैं।
पीड़ितों के बाल और नाखून झड़ गए, पक्षी सफेद हो गए, भोजन खाने योग्य नहीं रहा और पानी जहरीला हो गया। तो सवाल ये उठता है, क्या रेडिएशन, विस्फोट, बम, तेज रोशनी जैसी इतनी जटिल चीजें हजारों साल पहले के लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे, या फिर उन्होंने सच में ऐसी तकनीक देखी थी जिसे हम आज आधुनिक मानते हैं? Hayal edilmiş olabilir miydi? Yoksa onlar bizim o zamana göre modern sandığımız bir teknolojiyi gerçekten görmüşler miydi? Şimdi bir an için tarihi mitlerden uzaklaşalım ve günümüze dönelim. अब एक पल के लिए हम पौराणिक कहानियों से हटकर प्रेजेंट में आते हैं। 1922 में एक हिंदू पुजारी और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट्स की टीम ने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शहर मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, को खोजने के लिए आज के पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी की ओर यात्रा शुरू की। लंबी खुदाई के बाद 3000 से 2500 ईसा पूर्व के समय का एक अत्यंत विकसित शहर सामने आया, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं के बराबर था और जिसमें लगभग 35,000 लोग रह सकते थे। लेकिन इस बड़ी खोज के साथ जो तथ्य सामने आए, उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया और कुछ को डरा भी दिया। इतने बड़े शहर में केवल 43 कंकाल ही मिले। इसके अलावा ये कंकाल सामान्य दफनाने की परंपरा को नहीं दर्शाते थे। कई कंकाल एक दूसरे से चिपके हुए मिले, जबकि कुछ में गंभीर चोटों के निशान थे। ये संकेत देता है कि शहर के लोग किसी अचानक और विनाशकारी घटना के कारण मारे गए। 1977 में ब्रिटिश रिसर्चर और राइडर डेविड डावनपोर्ट ने इस क्षेत्र में अध्ययन किया और शहर के कुछ हिस्सों में तेज विस्फोटों से हुए नुकसान के निशान पाए। लेकिन ये सामान्य आग या साधारण विस्फोट जैसे नहीं थे। उनकी जांच में पता चला कि ये विनाश किसी परमाणु विस्फोट जैसा लगता है। खुदाई के दौरान उन्हें कांच जैसे बने हुए बर्तन, ईंटें और पिघली हुई पत्थर की स्ट्रक्चर्स मिली। ये सब सामान्य आग से कहीं ज्यादा तापमान की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा कंकालों के विश्लेषण में उच्च स्तर के रेडिएशन के अवशेष भी पाए गए। 2014 में खनिज वैज्ञानिक डॉक्टर संपत अयंगर ने इस क्षेत्र से लाए गए बर्तनों के नमूनों का अध्ययन शुरू किया। जांच में उन्हें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जैसे तत्व मिले। बाद में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उन्होंने पाया कि इन नमूनों को अचानक 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद उच्च तापमान का सामना करना पड़ा था। ये तापमान लगभग सूर्य की सतह के बराबर है। इस क्षेत्र में ऐसा तापमान पैदा करने वाली कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं थी और प्राचीन सभ्यताओं के पास इतनी गर्मी पैदा करने की तकनीक भी नहीं थी। डॉक्टर संपत ने अपनी रिपोर्ट को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, ये किसी अलौकिक या अज्ञात घटना का परिणाम है। इन चौंकाने वाले तथ्यों के सामने इतिहासकारों ने जवाब खोजने के लिए फिर से हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों की ओर रुख किया। Bölgede böyle bir ısıyı üretecek volkanik faaliyet yoktu ve antik dönem medeniyetlerinin bu derece bir sıcaklığı sağlayabilecek teknolojik imkanları bulunmamaktaydı. Doktor Sampat raporunu şu ifadeyle noktalamıştı. Bu durum doğaüstü ya da bilinmeyen bir olayın sonucudur. महाभारत और रामायण में वर्णित युद्ध के दृश्य और खुदाई में मिले सबूतों के बीच चौंकाने वाली समानताएं दिखाई देती हैं। रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने मानव रूप राम का अवतार लिया ताकि वे उस राजा रावण का सामना कर सकें जो अत्यधिक शक्तिशाली होकर खुद को भगवान घोषित कर चुका था। युद्ध के चरम पर विष्णु ने दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र का वर्णन इस प्रकार किया गया है, एक बार छोड़े जाने पर ब्रह्मास्त्र को कोई सेना रोक नहीं सकती। ये कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। ये हजारों सूर्यों की तरह चमकता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। जो लोग इससे बच भी जाते हैं, उनके बाल, नाखून और त्वचा झड़ने लगते हैं। वे तेजी से बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये वर्णन आज के वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही चीज की याद दिलाता है, एटॉमिक बॉम्ब। वास्तव में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव आधुनिक परमाणु हथियारों के परिणामों से काफी मिलते जुलते हैं। महाकाव्य के अनुसार ब्रह्मास्त्र के उपयोग के बाद रावण की सेना नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विष्णु के क्रोध से नष्ट हुई लंका नगरी वास्तव में मोहनजोदाड़ो हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो शहर कभी जीवन से भरा हुआ था, वो परमाणु विकिरण के कारण धीरे धीरे रहने लायक नहीं रहा और उसे मृतकों का टीला कहा जाने लगा।
पुरातात्विक अवशेष, पाए गए रेडिएशन के संकेत और उच्च तापमान पर वस्तुओं का कांच जैसा बन जाना इस विचार का समर्थन करते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों में विमान नामक उड़ने वाले यंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें पौराणिक उड़ने वाले महल या युद्ध रथ के रूप में बताया गया है। हिंदू ग्रंथों में सबसे अधिक उल्लेखित उदाहरण पुष्पक विमान है। रामायण में रावण के पुष्पक विमान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सूर्य के समान चमकने वाला पुष्पक विमान जो मेरे भाई का था, उसे शक्तिशाली रावण लेकर आया। ये आकाश में कहीं भी जा सकता है। राजा राम उस चमकते बादल जैसे रथ पर सवार हुए और वो ऊंचे आकाश की ओर उठ गया। आधुनिक परमाणु बम के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी इन 2500 साल पुराने प्राचीन ग्रंथों से प्रभावित हुए थे। İstediği gibi gidebilen mükemmel vimana. Kral Rama, gökyüzündeki parlak bir buluta benzeyen o arabaya bindi ve Raghira'nın emrindeki mükemmel araba daha yüksek atmosfere yükseldi. 1945 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत के एक हिस्से भगवद गीता, जिसमें 700 श्लोक है, से ये प्रसिद्ध पंक्ति कोट की। 1945'te yapılan ilk nükleer denemeden sonra Mahabharata destanının bir parçası olan ve 700 vecizeden oluşan Now I am become death, the destroyer of worlds. Şimdi ben ölüm oldum. Dünyaların yok edicisi. जब उनसे पूछा गया कि क्या ये इतिहास का पहला परमाणु बम था, तो उन्होंने एक रहस्यमय जवाब दिया, आधुनिक समय में हाँ। भगवद गीता, जिसका अर्थ है भगवान का गीत, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है और साहित्य और दर्शन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। भारत के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी सहित कुछ लोग मानते थे कि भगवद गीता में वर्णित युद्ध प्रतीकात्मक है। इस व्याख्या के अनुसार रथ चेतना का प्रतीक है, घोड़े इच्छाओं का, युद्ध जीवन का, पहिए समय का, रथ शरीर का और उसका मालिक आत्मा का प्रतीक है। जो लोग मानते हैं कि ये युद्ध वास्तव में हुआ था, वे भी इस बात से इनकार नहीं करते कि इन श्लोकों में गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपे हुए हैं। Bu savaşın tarihte gerçekten yaşandığını düşünen Hindular da ayetlerin ayrıca sembolik anlamlar içerdiğini reddetmezler. मेन स्ट्रीम साइंस इन सभी बातों को छद्म विज्ञान, सूडो साइंस मानता है। उसके अनुसार ब्रह्मास्त्र कोई टेक्नोलॉजिकल वेपन नहीं, बल्कि कॉस्मिक जस्टिस और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। विज्ञान ये भी मानता है कि मोहनजोदड़ो में मिली कांच जैसी संरचनाएं सामान्य आग, उल्का पिंड से टकराव या अन्य प्राकृतिक उच्च तापमान वाली घटनाओं से भी बन सकती हैं। लेकिन कुछ सवाल आज भी बने हुए हैं। विस्फोट क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन, उड़ने वाली मशीनों का तकनीकी विवरण और ऐसे संकेत कि बड़े विनाश को रोकने के लिए हथियारों को वापस लिया गया। क्या ये घटना वास्तव में देवताओं का युद्ध थी, जैसा कि ग्रंथा में बताया गया है, या फिर किसी अन्य आपदा का परिणाम? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मानवता ने सिर्फ 150 साल में घोड़े पर यात्रा करने से लेकर चांद तक पहुंचने का सफर तय किया है। अगर हमारी सभ्यता कल खत्म हो जाए तो 5000 साल बाद बची हुई कोई नई सभ्यता भी हमारे शहरों और तकनीकों के अवशेषों को एक कहानी या मिथक मान सकती है। हो सकता है कि प्राचीन भारत ने परमाणु हथियार ना बनाए हो, लेकिन शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। और शायद मिथक और विज्ञान के बीच की रेखा उतनी मोटी नहीं है जितनी हम समझते हैं। आज भी जब दुनिया परमाणु भय के साए में जी रही है, तब प्राचीन भारत की ये कहानियां हमें एक महत्वपूर्ण सच याद दिलाती हैं। बड़ी शक्ति केवल विनाश ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लाती है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो में कोई असाधारण आपदा हुई थी, जिसने उस समय शहर को पूरी तरह रहने लायक नहीं छोड़ा। संभव है कि भविष्य में होने वाली नई खोजें इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाएं। अंत में ये निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था, और असली सवाल अभी भी हमारे सामने है। धरती के नीचे या प्राचीन ग्रंथों की पंक्तियों में और कितने रहस्य छुपे हैं जो अभी खोजे जाने बाकी हैं। Daha hangi sırlar keşfedilmeyi bekliyor?
सबसे पहले बीआईल वीडियो ने लिखा है कि यही चीज उस जगह पर भी डिटेक्ट हुई थी जहां पीपल ऑफ लूट रहते थे, जैसे ग्लासी स्टोन्स वगैरह। इसका मतलब यह है कि एक मीटियर एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ था और उसी रीजन में हवा में एक्सप्लोड हो गया था। यहाँ इस्लामी परंपरा में पीपल ऑफ लूट से मतलब लूट, प्रॉफिट लूट, जिन्हें बाइबल में लॉट कहा जाता है, उनकी कम्युनिटी से है। वे एक कम्युनिटी थे जो प्राचीन शहरों में रहते थे, जिन्हें अक्सर डेड सी के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, और ये सब प्रॉफिट लूट के समय की बात है। उसके बाद अली खान ने लिखा है कि शायद ये लस्ट है, शायद अल्लाह ऑलमाइटी ने उन लोगों को सजा दी है जो स्टोन्स की वर्शिप करते हैं। उसके बाद सुलेमान एवीसी ने लिखा है कि और जरा इमेजिन करो, अगर वो न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं हुआ होता तो भारत की पॉपुलेशन आज कैसी होती। उसके बाद डेरिया ने लिखा है कि क्या ये 1 मीटर हो सकता है। उसके बाद ऑर्कन ने लिखा है कि एक न्यूक्लियर बम गिराया गया था। लोगों को कोई भी बढ़ा चढ़ाकर कहानियां तो नहीं सुनानी चाहिए और न ही कोई इसके अलावा कुछ और दावा करना चाहिए। उसके बाद सेवल ने लिखा है कि धरती पर कई एडवांस्ड सिविलाइजेशंस गुजर चुकी हैं, हम अभी तक उस टेक्नोलॉजी के आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद करदानम ने लिखा है कि सबसे मजबूत थ्योरी क्लाइमेट चेंज और ड्रॉट। अधिकांश मॉडर्न साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कोलैप्स का मुख्य कारण क्लाइमेटिक चेंजेस थे। मॉनसून रेन्स में बदलाव। माना जाता है कि मॉनसून रेन्स, जो उस रीजन की एग्रीकल्चर की बैकबोन थी, धीरे धीरे ईस्ट की ओर शिफ्ट हो गई, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका एरिड सूखा हो गया। सरस्वती रिवर का सूखना, एक महत्वपूर्ण नदी जो सिविलाइजेशन को नरिश करती थी, जिसे आज की गग्गर हाकरा रिवर माना जाता है, उसके रिवर बेड के बदलने या सूखने से एग्रीकल्चर और सेटलमेंट मुश्किल हो गए। रिजल्ट, जैसे जैसे वाटर रिसोर्सेज कम हुए, लोगों को बड़े शहर छोड़कर छोटे रूरल सेटलमेंट्स की ओर माइग्रेट करना पड़ा, खासकर ईस्ट में गंगा रिवर बेसिन की तरफ। उसके बाद हीलर चेंगिस ने लिखा है कि इस क्लेम को तुरंत खारिज नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो में कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं और सडन डिस्ट्रक्शन के कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस जैसे न्यूक्लियर आइसोटोप्स, क्रेटर्स, वाइड स्प्रेड रेडियो एक्टिव इमिशन और पीयर रिव्यूड एनालिसिस मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि 5000 साल पहले कोई एंशिएंट न्यूक्लियर वॉर हुआ था। इसीलिए यह थ्योरी फिलहाल पॉसिबल बट हाईली डाउटफुल मानी जाती है। साइंटिफिक सर्कल्स में इसे एक इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव स्टोरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी इसे सपोर्ट नहीं करते। अगर आप इस विषय पर डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज और एनालिसिस खोजते हैं तो रेडियो एक्टिव स्केलेटन्स मिले थे जैसे क्लेम्स को सपोर्ट करने वाले ओरिजिनल पब्लिकेशंस मिलना काफी मुश्किल है। इसीलिए ऐसी बातों पर विश्वास करते समय सावधानी रखना जरूरी है। उसके बाद करदानम 1 ने लिखा है कि रिवरबेड चेंज, इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहर पानी से वंचित हो गया या फिर बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ा। क्लाइमेट चेंज, ड्राउट, एग्रीकल्चर खराब हो गई और लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इकोनॉमिक कोलैप्स, ट्रेड रुक गया और शहर धीरे धीरे खाली हो गया। अर्थक्वेक थ्योरी, इस क्षेत्र की साइस्मिक एक्टिविटी के कारण एक बड़ा अर्थक्वेक आया होगा जिसने शहर को रहने लायक नहीं छोड़ा। इन्वेजन थ्योरी, पहले यह क्लेम किया जाता था कि एरियंस ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी इस थ्योरी को काफी हद तक सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद युयुतंग कोयानुयुद्दू ने लिखा है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन मीटर गिरना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद एल्पर ने लिखा है कि मेरे परदादा ने मुझे बताया कि मैंने एक सपना देखा, अमेरिकन्स ने फ्यूचर में टाइम मशीन इन्वेंट की और उसी से आकर उस शहर पर B-2 रॉकेट से हमला किया। यही असली सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है। उसके बाद आइफर कारदाग ने लिखा है कि शिवा इक्वल टू एनकी, विष्णु इक्वल टू एनलिल, ये सभी अनुन्नाकी हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिन्हें पता नहीं है। अनुन्नाकी का मतलब है प्राचीन अनुन्नाकी, यानी मेसोपोटेमियन मिथोलॉजी, खासकर सुमेरियन, अकेडियन, बेबीलोनियन सभ्यताओं के देवताओं का एक कम्युनिटी। कमिंग टू द कमेंट्स, मैंने इन टॉपिक्स के बारे में हाकान येदिकन से काफी कुछ सुना है। एनलिल, एनकी और अन्नू, इनके नाम अलग अलग कल्चर्स में बदल जाते हैं, लेकिन ये वही सेम लोग हैं। आपने भी इसे बहुत खूबसूरती से समझाया, धन्यवाद। उसके बाद हयातन अडम ने लिखा है कि इस वॉर और आइस एज की वजह से क्लाइमेट और वेजिटेशन डिसरप्ट हो गए। एज एन एग्जाम्पल, एनाटोलिया में जो विंटर प्लांट्स हैं वे सभी इन्वेसिव स्पीशीज हैं और कई प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद दाऊद मिर ने लिखा है कि लेट्स नॉट कंफ्यूज पीपल, जो हुआ है वो काफी क्लियर है और कुरान में साफ तौर पर बताया गया है। जो नेशंस गॉड पर बिलीव नहीं करती थी उन्हें नष्ट कर दिया गया। कृपया अपनी रिसर्च करें। उसके बाद बॉब फ्रॉग ने लिखा है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन, अरे रहने दो, और ये सारे सिली साउंड इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद जूलियस ने लिखा है कि बस जोर से सोच रहा हूं, अगर मोहेंजोदारो इंडियन सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर था तो क्या लोगों ने वहां से हटने के बाद इंडिया में वैसे ही सिमिलर सिटीज नहीं बनाए होते? आखिर उनके पास नॉलेज तो था। आज के इंडियन सिटीज मोहनजोदड़ो के बेस्ट ग्रिड पैटर्न के मुकाबले काफी शंबल्स लगते हैं। उनकी स्ट्रीट्स हेल्टर स्केल्टर हैं। इसके अलावा ज्यादातर इंडियन सिटीज में आज तक प्रॉपर प्लम्बिंग या ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहा है। एक और बात जो मुझे अजीब लगती है वो ये है कि इंडिया के एक्सकवेशन साइट्स ज्यादातर प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, जबकि मोहेंजोदारो में ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई नहीं देते। उसके बाद जोहाना ने लिखा है कि अगर हम उन्हें लगभग उसी तरह रिकंस्ट्रक्ट करें और प्रिजर्व करें तो यह बहुत ही सुंदर होगा।
उसके बाद वेगासिम्स ने लिखा है कि इस प्राचीन शहर मोहेंजोदारो के भीतर हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन मौजूद होने की बात कही जाती है और डेड सिटी की सड़कों पर मिले स्केलेटन्स की बोन टिश्यूज में भी हाई रेडिएशन लेवल्स पाए जाने का दावा किया जाता है। ये काफी अजीब लगता है। उसके बाद साइन शेरिंटा ने लिखा है कि यह सही नहीं है। मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता कि एक पूरा शहर यूं ही डिसअपियर हो गया। कुछ हिस्सा तो किसी भी नेचुरल डैमेज से बचा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर नाइल सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई। नाइल रिवर इंडस रिवर से बड़ा है। उसके बाद रविराज ने लिखा है कि यह सिविलाइजेशन मुहम्मद और इस्लाम के जन्म से भी पहले मौजूद थी। अंततः यह इंडियन कल्चर का ही हिस्सा थी और पाकिस्तान की अपनी अलग हिस्ट्री नहीं थी। ये तो 1947 के बाद ही अस्तित्व में आया।